प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बताइएगा। आय और रोजगार का जो सिद्धांत था उसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे हम। आपकी बुक में बहुत थोड़े में निपटाया हुआ है इसको। आय और रोजगार का सिद्धांत डिटेल से देखेंगे इसको। सबसे पहले इसके जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट अ मिनट, उनको देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है समग्र मांग। क्या आता है? समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड जिसको हम कहते हैं। एडी से लिखेंगे बेटा। कुल मांग भी कहते हैं। चूंकि समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे समग्र मांग का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की मांग है। समग्र मांग का मतलब है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवाओं की मांग का जो जोड़ होता है, योग होता है, उसको कहते हैं समग्र मांग। उसको क्या कहते हैं बेटा? समग्र मांग कहते हैं। ये है आपकी समग्र मांग। समग्र मांग की धारणा का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, दो दृष्टिकोण से किया जाता है। आपको वहाँ पे सीधा सीधा समष्टि के आधार पे हमने बता दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा डीप जाएंगे। समग्र मांग का अध्ययन जो किया जाता है वो दो दृष्टिकोण से। एक तो जिसको हम जनरल फ्रेमवर्क कहते हैं, सामान्य दृष्टिकोण। सामान्य दृष्टिकोण का मतलब ये है कि एक तरह से एक बार जब हम इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखें, तो व्यष्टि अर्थशास्त्री के नज़रिए में हम देखेंगे तो मांग का संबंध हमने मांग के नियम में किसके साथ देखा था? कीमत के साथ। यहाँ पे हम देखेंगे समग्र मांग का संबंध कीमत की जगह क्या आ जाता है उसमें? कीमत स्तर। कीमत की जगह समष्टि में क्या आएगा? कीमत स्तर। ये व्यष्टि में मांग होती है, यहाँ पे समग्र मांग होती है। व्यष्टि में कीमत का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो ये सामान्य दृष्टिकोण है, ये कीमत स्तर से है। इसलिए इस वक्र का जो ढलान है मैं बताऊंगा बाद में। ये वाला जो है समग्र मांग का संबंध जब कीमत स्तर के साथ अध्ययन किया जाता है, तो ये मांग वक्र का ढलान जो है ना, मांग वक्र का ढलान सामान्य जो आपका मांग वक्र व्यष्टि में आपने पढ़ा था ना, वैसा होता है। क्योंकि मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है। आप देखेंगे कि इस तरह का संबंध होता है ना, कि ऊपर से नीचे की ओर। ये आपके मांग की मात्रा है, यहाँ पे समग्र मांग मान लीजिए, और ये आपका कीमत स्तर है। क्या है बेटा? ये कीमत स्तर है। और इस तरह का ग्राफ जो है वो इसमें बनता है। कहने का मतलब समग्र मांग वक्र ये आपका एडी कर्व है। कौन सा कर्व है? एडी कर्व है। ध्यान दें, यहाँ पे समग्र मांग का संबंध किसके साथ है? कीमत के साथ है। मांग और कीमत जब भी आपस में संबंध बताएंगे तो वहाँ पे विपरीत संबंध ही होगा इनमें। तो और विपरीत संबंध जब भी होता है तो ढलान उसका कैसा होता है? ऋणात्मक होता है बेटा। कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल होता है उसका ढलान, उसका टेंजेंट, उसकी प्रवणता कहें, स्पर्शज्या कहें, जो भी कहना चाहें, वो जो है कीमत स्तर के साथ जब मैं इसको बताते हैं तो वो ढलान है इसका। यानी इसी तरह से आपका व्यष्टि में आपने देखा था और इसी तरह का समष्टि में होता है। उसका जो आकार है, आकृति जिसको हम कहें, आकार साइज वाला हो जाता है। तो आकृति उसकी जो है वो ऊपर से नीचे
या बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ ढाल होता है सामान्य दृष्टिकोण से। हालांकि आपको ये पूछेगा कि कौन से दृष्टिकोण से या मांग और कीमत में जब संबंध होता है तो जो है मांग वक्र या समग्र मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो आप ऋणात्मक बताएंगे। अगर सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है समग्र मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो दूसरे दृष्टिकोण की बात करेंगे, वो अभी हम देखेंगे। दूसरा, इसका जो जनरल फ्रेमवर्क के बाद जो कीन्सियन फ्रेमवर्क है या केन्जीय दृष्टिकोण है या कीन्सियन दृष्टिकोण है, केन्जीय दृष्टिकोण कहते हैं। मतलब केन्जीय का मतलब ये है कीन्स, जेएम कीन्स का दृष्टिकोण जो है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में जेएम कीन्स का नाम बहुत आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। और कीन्स क्या कहते हैं कि समग्र मांग का जो संबंध स्थापित हम करेंगे, समग्र मांग का संबंध जो है वो किसके साथ स्थापित करेंगे? कुल आय के साथ बेटा। किसके साथ? कुल आय के साथ। आप देखेंगे अगर हम व्यष्टि के नजरिए से एक बार के देखें तो मांग को जब आय के साथ रिलेट किया था हमने, मांग को जब हमने आय के साथ देखा था, तब आपने देखा था कि आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ती है, आय घटती है तो मांग घटती है। तो यहां भी मांग की जगह क्या कर दिया हमने? समग्र मांग, और आय की जगह क्या होगी? कुल आय, अर्थव्यवस्था की कुल आय। और इन दोनों में सीधा संबंध होता है कि कुल आय जब बढ़ती है तो वहां पे उस अर्थव्यवस्था में, उस इकोनॉमी में समग्र मांग बढ़ती है, कुल आय जब घटती है तो समग्र मांग घटती है। कहने का मतलब इस दृष्टिकोण से अगर हम ग्राफ को देखें, इस दृष्टिकोण से अगर वक्र को देखें तो ये वक्र जो है वो नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ होगा इस तरह से। ये आपका एडी कर्व है। ये क्या है, यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है वो भी बताऊंगा मैं, वैसे आपको पता है। ये आपका समग्र मांग है नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो आप कुल आय ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कुल आय। ये आपका एडी कर्व है। कौन सा कर्व है? एडी कर्व है। कहने का मतलब बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलवा होता है, ऊपर की ओर ढलवा होता है, नीचे की ओर सामान्य दृष्टिकोण में और ऊपर की ओर कीन्सियन दृष्टिकोण में। अब समग्र मांग का माप की बात करें हम, समग्र मांग का माप किस तरह से किया जाता है? एग्रीगेट डिमांड का माप कि कैसे मापा जाता है। समग्र मांग का मतलब ये है कि लोग वस्तु और सेवाओं की कितनी मांग करते हैं, वस्तु और सेवाओं की कितनी मांग करते हैं। कहने का मतलब वस्तु और सेवाओं पर किया जाने वाला कुल व्यय जो है, वस्तु एवं सेवाओं पर किया जाने वाला कुल व्यय जो है वही तो समग्र मांग कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अब मान लीजिए कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी है जहां पे बाहरी क्षेत्र नहीं है, कहने का मतलब विदेश नहीं है, कहने का मतलब टू सेक्टर मॉडल है वो इकोनॉमी का, तो वहां पे आपकी समग्र मांग जो होगी, एडी होगी, वो वस्तु और सेवाओं पर किस तरह से मांग पर खर्च करेंगे? या तो उपभोग करेंगे या निवेश करेंगे। सीधी सी बात है। कुछ लोग उपभोग करेंगे, कुछ जो है निवेश करेंगे। खर्चे के मामले की अगर बात करें तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दो ही खर्चे होंगे। ये सी जो है यहाँ पे आपका उपभोग है, और आई जो है वो क्या है? निवेश है। यानी बंद अर्थव्यवस्था जहाँ पे भी है, क्लोज इकोनॉमी जहाँ पे भी है, वहाँ पे आपका जो है समग्र मांग फलन सी प्लस, हालांकि समग्र मांग फलन वगैरह के बारे में और डिटेल से आगे हम देखेंगे, अभी केवल शुरुआती तौर पे देख रहे हैं सी प्लस आई। लेकिन अगर सरकार की उपस्थिति है और खुली अर्थव्यवस्था है, दोनों ही चीज़ें हैं, सरकार की उपस्थिति भी आती है, इसमें सरकार भी नहीं है, टू सेक्टर मॉडल है, मीन्स परिवार क्षेत्र है और उत्पादक क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन अगर सरकार भी आ जाए और बाहर वाले भी आ जाएं, विदेश भी आ जाए, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड में जो है दो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। कौन कौन से खर्चे बढ़ जाएंगे फिर? एक तो लोग उपभोग करेंगे, निवेश होगा, साथ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा जिसको कहते हैं सरकारी व्यय, और साथ में आयात और निर्यात का जो शुद्ध अंतर है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट,
ये जो है वो होगा निवेश। निवेश का मतलब पूंजी निर्माण भी होता है, इसको स्थायी निवेश या माल सूची निवेश जिस प्रकार का भी देखेंगे। एक्स जो है वो यहाँ पे निर्यात है, एम जो है वो आयात है, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं सरकारी व्यय है, वो है। तो समग्र मांग वो समग्र व्यय है जो दी गई अवधि और दी गई आय में जो है परिवार पे, फर्म पे, सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करती है। दो प्रकार के खर्चे उसमें हो सकते हैं, तो भोग वस्तुओं पे खर्चे हो सकते हैं, दूसरे पूंजीगत वस्तुओं पे हो सकते हैं। कहने का मतलब जिसको भोग व्यय कहें, पूंजीगत वस्तुओं पे जो खर्चा करेंगे उसको क्या कहते हैं, निवेश व्यय कहते हैं। ठीक है। अब जो है समग्र मांग फलन का व्यवहार। समग्र मांग फलन वैसे आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, इनको पढ़ रखा है, फिर भी एक बार के लिए आप इनको वापस से जो है वीडियो देखेंगे 1 घंटे, सवा घंटे में 1.5 घंटे, बमुश्किल 2 घंटे का वीडियो बनेगा, 2 क्लासेस बनेंगी इसकी, और आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समग्र मांग जो है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है, ये आपको पता है। समग्र मांग जो है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है। अब देखिए, कोई भी चीज किसी पे निर्भर करता है, कोई भी चीज किसी पर निर्भर करता है तो उनको ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशन है, उन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध है। कहने का मतलब समग्र मांग अगर बात हम करें कि एडी जो है वो आय पर निर्भर करती है, तो ये कह सकते हैं कि एडी आय का फंक्शन है, आय का फंक्शन है, ये कह सकते हैं हम। जैसे हमने कहा कि आपका ये जो है उपभोग जो है वो आय का फंक्शन है, तो इसको भी लिख सकते हैं कि C बराबर फंक्शन ऑफ y, यानी ये भी आय का फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि y के बढ़ने के साथ इसमें बढ़ेगी। तो जहां भी दो किन्हीं भी चरों में आपस में संबंध जो होता है, वो संबंध जो है अगर है तो वो फलनात्मक संबंध कहलाते हैं। किसी भी तरह का संबंध हो सकता है, एक के बढ़ने से दूसरा घट सकता है, एक के घटने से दूसरा बढ़ सकता है, जो भी संबंध है, यानी एक के चेंज होने से दूसरा चेंज होता है, तो वो फलनात्मक या फंक्शनल रिलेशन कहलाते हैं, है ना। इसमें एक चीज और बताई गई है, आपके आय और समग्र मांग में जो संबंध होता है, आय और समग्र मांग में जो संबंध होता है वो बताया है। उसमें हालांकि उपभोग में हम और अच्छे से बताएंगे, जब इसको बताएंगे तब हमने आपको बताया था कि अगर आपकी आय शून्य है, आय शून्य है, आय 0 है, तो भी उपभोक्ता कुछ न कुछ मांग अवश्य करते हैं, तो भी मांग जो है वो शून्य नहीं होगी, मांग शून्य नहीं होगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं व्यक्ति उनके ऊपर तो खर्चा करेंगे ही करेंगे। जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन पे तो व्यक्ति खर्च करेगा ही करेगा। बेटा, जीवन जीने के लिए अगर उसके पास पैसा ही नहीं है, आय 0 है, तो जीवन जीने के लिए वो वस्तु कहां से लाएगा? 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि या तो वो उधार लेगा, या फिर हो सकता है कि उसके पास पुरानी बचत पड़ी हो। इस समय पे आय शून्य है लेकिन पुरानी बचत पड़ी है, तो उस बचत में से उपयोग लेगा, बचत में से उपयोग करेगा। कहने का मतलब अगर आपका आय का स्तर 0 है, आय का स्तर 0 है, तो भी उपभोक्ता की मांग शून्य नहीं होगी। और दूसरी बात, समग्र मांग का आय के साथ संबंध देख रहे हैं। आय जैसे जैसे बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि आय के बढ़ने के साथ साथ मांग में भी वृद्धि होती है, मांग में भी वृद्धि होती है। लेकिन क्या होता है कि एक स्तर के बाद, हालांकि इसको मैं उपभोग फलन से बताता तो ज्यादा बेटर रहता है, एक स्तर के बाद लोग बचत करने लग जाते हैं, लोग बचत करने लग जाते हैं, कुछ भाग की बचत करने लग जाते हैं, इसलिए आय की तुलना में व्यय में कम दर से वृद्धि होती है। आय की तुलना में व्यय में जो वृद्धि होती है वो कम दर से होती है। देखिएगा,
इसीलिए आपने जब ये ग्राफ कभी देखा होगा इसका, तो वो ग्राफ जो है एकदम इस तरह का ग्राफ नहीं होता, इस तरह का ग्राफ होता है। ये तेजी के साथ बढ़ता हुआ है, ये धीमे बढ़ता हुआ है। एक मैं मांग अनुसूची के द्वारा जो है इसको मैं समझाऊंगा आपको। एक मांग अनुसूची बना लें हम। मान लीजिए यहाँ पे आय है ना, और यहाँ पे आपकी समग्र मांग एडी है। ये आय का स्तर 0 है, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। और ये जो है मान लीजिए यहाँ पे 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 इस तरह से बढ़ रहा है। देखिएगा आय जब 0 है तो आपकी जो समग्र मांग है वो कितनी है, 20 है, करोड़ में हो सकती है, 20 करोड़। उसके बाद में आय में वृद्धि कितनी हुई, 10 करोड़ की आय में वृद्धि हुई, लेकिन समग्र मांग में 25 करोड़ हो गई, यानी 5 की वृद्धि हुई। उतना नहीं हुआ क्योंकि लोग कुछ बचत करने लग गए। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे यहाँ पे जितनी आय है और वहाँ पे आपकी समग्र मांग भी उतनी है, उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आपकी समग्र मांग जो है वो आय से घटने लग जाती है। ये देखिएगा 45 हो गई। इसको एक ग्राफ के द्वारा हम अगर प्रदर्शित करें, ये वाई रेखा है। ये कौन सी रेखा है, वाई रेखा है, जो 0 से स्टार्ट होती है। अब हमारी जो एडी रेखा है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी। एडी रेखा यहाँ से स्टार्ट क्यों होगी, क्योंकि कोई ना कोई उपभोक्ता, कोई भी उपभोक्ता 0 आय पे भी उपभोग तो करता है। स्वायत्त उपभोग का आपने पढ़ा है ना, आगे और बताऊंगा स्वायत्त उपभोग के बारे में। तो वो जो वो ऐसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ तक देखिएगा, ये जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु मान लीजिएगा ई है। यहाँ ई तक तो आपकी समग्र मांग जो है वो आपकी आय से ज़्यादा है। समग्र मांग आय से ज़्यादा है। यहाँ तक देखिएगा 20, 25, 30, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, यहाँ पे बराबर हो गई। और उसके बाद समग्र मांग जो है वो आपकी आय से नीचे आ जाता है। ये ग्राफ समग्र मांग आय से नीचे आ जाता है। तो ये बात हो गई मांग अनुसूची और मांग वक्र और इनमें आपस में संबंध। अब समग्र मांग के घटक या निर्धारित तत्वों की बात करें। समग्र मांग के घटक या निर्धारक तत्वों की बात हम करते हैं। समग्र मांग के घटक या निर्धारित तत्वों की बात कर रहे थे। 4 घटक हैं समग्र मांग के। एडी के कितने घटक हैं बेटा, इसके या निर्धारक तत्व जिनको हम कहते हैं वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पढ़ चुके हैं हालांकि हम इनके बारे में, घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय। घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना बेटा। दूसरा जो है सरकारी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, इसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया। तीसरा आपका जो है वो है आपका निवेश, इन्वेस्टमेंट, इसको आई से रिप्रेजेंट किया। और लास्ट में हमने कहा शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात इसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया हमने x माइनस एम। शुद्ध निर्यात का मतलब आपके जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं, जितने भी निर्यात हैं, उनमें से आयात को घटा दीजिए तो आपका शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात जो है वो प्राप्त होता है। एडी बराबर आपका ये होगा, इन चारों का जोड़ होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये 4 घटक जो हैं या 4 इसके डिटर्मिनेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं समग्र मांग के। तो इनमें एक एक क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे हम। सबसे पहली बात करें अगर सी की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करें, सी की बात करते हैं कि सी क्या है, घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय है। घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय है, यानी परिवार क्षेत्र जो है अपने उपभोग पे जितना भी खर्च करता है, राष्ट्रीय आय में से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए जितना भी खर्च करते हैं, वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए या मुद्रा की वो राशि जो खर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय। और ये निर्भर करता है आपकी आय पर। किस पर निर्भर करता है,
आय पर निर्भर करता है। यानी ये कह सकते हैं अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो है ना 5,000 करोड़ रुपए की आय है और उसमें से लोग 4,000 करोड़ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खर्च कर देते हैं, तो ये आपका सी का मान जो है वो 4,000 करोड़ है। कहने का मतलब सी जो है वो फंक्शन है किसका, वाई का। बता चुका हूँ फलन का मतलब जहाँ भी संबंध हो वहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई कह सकते हैं। यानी सी जो है वाई का फलन है, सी इज फंक्शन ऑफ वाई, ये कह सकते हैं आय के बढ़ने के साथ। और यहाँ पे फलनात्मक संबंध है और सीधा संबंध है। कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। सीधा संबंध का मतलब जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे सी भी बढ़ेगा, लेकिन उस दर से नहीं बढ़ेगा जिस दर से वाई बढ़ेगा, उस दर से नहीं बढ़ेगा जिस दर से वाई बढ़ेगा, उससे कम दर से बढ़ेगा। क्योंकि कुछ देर बाद में लोग जो है वो सारा का सारा उपभोग में नहीं लगाएंगे, लोग बचत भी करने लग जाते हैं, है ना, वो देख लीजिए। दूसरा हमारा आता है जी, जिसको हम कहते हैं सरकारी व्यय। क्या कहते हैं बेटा, सरकारी व्यय। सरकारी व्यय जो है समग्र मांग का ये दूसरा तत्व, सरकार की ओर से वस्तु और सेवाओं पे जितना भी खर्च किया जाता है वो आपका सरकारी व्यय है। कई प्रकार की जो है खर्च करते हैं, सार्वजनिक हित के काम जो है उनके ऊपर सरकार खर्च करती है। सार्वजनिक हित के काम का मतलब आपके गांव में कुएं बावड़ी बनवाना है, सड़कें बनवाना है, और भी बहुत सारे काम जो है वो सरकार करती है। स्कूल का काम है, स्वास्थ्य से संबंधित काम है, सिंचाई से संबंधित काम है, बिजली से संबंधित काम है, और भी बहुत सारे हैं। सरकार की नीतियां हैं, उनकी परंपरा है, इतिहास पे, राजस्व, मुद्रा पे, बहुत सारे खर्च हैं। वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो सरकारी व्यय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो है वो आता है हमारा आई। क्या आता है बेटा, आई आता है, जिसको हमने कहा इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश का मतलब होता है एक तरह से पूंजीगत वस्तुओं में, नई पूंजीगत वस्तुएं खरीदना या उनके ऊपर व्यय करना। पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली वृद्धि से निवेश का अभिप्राय है। यानी निवेश जो है वो उपभोग व्यय नहीं आता है, वो पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, वो पूंजी निर्माण के काम आता है। किसके काम आता है बेटा, पूंजी निर्माण के काम आता है। और निजी क्षेत्र में उद्यमी जो है वो सारे के सारे काम किसके लिए करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य करते हैं। और एक लाइन जो है इसकी नोट कर लीजिएगा, वो लाइन है कि नए निवेश से होने वाला अनुमानित लाभ जो है वो कब तक होता है, जब तक उस पर जो ब्याज की दर के बराबर हो जाए। यानी ऐसा नहीं हो कि वो नए निवेश के लिए जो है आप पैसा लेते रहें और ब्याज ज़्यादा हो जाए और लाभ कम हो जाए। यानी उस कंडीशन में, क्योंकि निवेश के लिए वो कहीं ना कहीं से ऋण लेंगे, है ना, और ऋण पे क्या देना पड़ेगा, ब्याज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निवेश से जो लाभ हो रहा है, मान लीजिए निवेश से लाभ कितना हो रहा है, निवेश से लाभ तो हो रहा है 5,000 करोड़ का, है ना, और आपने पहले से लेके अब तक जो निवेश किया है उसके ऊपर आपको जो ब्याज का भुगतान करना है तो वो कितना करना पड़ रहा है, मान लीजिए 5,002 करोड़। तो निवेश नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम कहाँ तक निवेश किया जा सकता है, केवल यहाँ तक निवेश किया जा सकता है कि जब ब्याज और निवेश से प्राप्त होने वाला लाभ है वो बराबर हो जाए। हालांकि कोशिश ये रहती है कि लाभ ज़्यादा हो और ब्याज कम हो, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, निजी क्षेत्र के उद्यम हैं, उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ कमाना। इस कंडीशन में लाभ नहीं कमाया जा रहा है, ये जीरो लाभ की स्थिति है। लाभ अलाभ बिंदु कहेंगे, मैं डायग्राम में बताऊंगा इसको। निजी क्षेत्र का उद्देश्य है लाभ कमाना, सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण की दृष्टि से काम करता है, लेकिन ये लाभ की दृष्टि से। फिर भी अगर बात करें तो वो इस बिंदु तक जा सकता है, इसके बाद में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद में उसको घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तीसरा बिंदु है आपका। अब आता शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात। निवल निर्यात जिसको हम कहते हैं X-M। कहने का मतलब किसी भी देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन दोनों का जो अंतर है उसको हम कहते हैं शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात। कहने का मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाने पर जो राशि बचती है वो आपकी निवल निर्यात कहलाती है। ये बंद अर्थव्यवस्थाओं में है, या यूं कह सकते हैं इसको विदेशी मांग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विदेशी मांग का प्रतीक है, विदेशी मांग का प्रतीक है ये।
इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि निवल निर्यात धनात्मक कब होते हैं। निवल निर्यात धनात्मक कब होते हैं, तो आप देख लेंगे इसमें निवल निर्यात धनात्मक कब होंगे, जब आपके एक्सपोर्ट का मान ज़्यादा होगा, इंपोर्ट का मान कम होगा। ये धनात्मक कब होंगे, जब आपके निर्यात अधिक और आयात कम होंगे। और ऋणात्मक कब होगा, जब आयात ज़्यादा हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि निर्यात कम होंगे किसकी तुलना में, आयात की तुलना में। तब आपका जो है शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात जो है वो ऋणात्मक होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के, पूर्ति से पहले मैं थोड़ा सा समग्र मांग के दो घटकों के व्यवहार के संदर्भ में थोड़ा सा हम देखेंगे अलग से। मैंने बताया था आपको उपभोग के बारे में देखिए, समग्र मांग के जो दो घटक हैं उपभोग और निवेश, इनके ऊपर विशेष जिक्र करेंगे। उपभोग का थोड़ा सा और देखेंगे। शुरू में हमने बताया था कि आपका जो उपभोग है परिवार क्षेत्र पे किया जाने वाला उपभोग के लिए खर्चा है, और ये जो है डिपेंड करता है किस पे, वाई पर, फंक्शन ऑफ वाई है, वाई का फलन है, याद है ना, सी बराबर सी बार प्लस सी वाई, आपने देखा होगा। ये आपका स्वायत्त निवेश है और ये प्रेरित निवेश स्वायत्त उपभोग है और ये प्रेरित उपभोग है। आपका दो प्रकार के उपभोग हैं। स्वायत्त उपभोग का मतलब कोई भी उपभोक्ता की आय का स्तर शून्य होने पर भी अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ उपभोग अवश्य करेगा, उस उपभोग को कहते हैं स्वायत्त उपभोग। कहने का मतलब हमारा उपभोग कभी भी जीरो नहीं होता है, उपभोग कभी भी जीरो नहीं होता। और केन्स के दृष्टिकोण के अनुसार इसको निम्न वक्र की सहायता से हम दर्शा सकते हैं। ये आपकी वाई रेखा है, पूर्ति रेखा भी कहते हैं इसको, समग्र पूर्ति रेखा भी इसको कहते हैं। कौन सी पूर्ति रेखा, समग्र पूर्ति रेखा। मैंने पूर्ति समग्र लिखा है, आप समग्र पूर्ति रेखा कर लीजिए। लो भाई मैं ही कर देता हूँ, आप कहेंगे बाद में किसी ने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया कि सर आपने तो, क्योंकि स्क्रीनशॉट में मेरी वॉइस नहीं आएगी ना। समग्र पूर्ति रेखा या वाई रेखा इसको कहते हैं। अब हमारा इसके ऊपर जो है ये वाई है आपकी, और इसके ऊपर अगर हम उपभोग की बात करें, किसकी बात करें, उपभोग की, उपभोग फलन बनाएंगे तो उपभोग फलन यहाँ से स्टार्ट होगा, उपभोग फलन यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से चलता है। ये कौन सा फलन है, ये सी वक्र है, उपभोग वक्र है। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हमने सी बार कहा, ये क्या है आपका, ये स्वायत्त उपभोग है बेटा। क्या है, स्वायत्त उपभोग है। कहने का मतलब आय का स्तर जीरो होने पर भी उपभोक्ता कुछ न कुछ खर्च अवश्य करता है, उसको स्वायत्त उपभोग, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी है। वो कहाँ से करेगा आय का स्तर जीरो होने पर, ये बता चुका हूं मैं कि या तो वो करेगा उधार लेकर, और या फिर करेगा वो अपनी बचत में से, अपनी बचत में से। देखिए एक कंडीशन तक जब हम जाते हैं, एक कंडीशन तक जाते हैं तो वो उपभोग ज़्यादा है और वहाँ पे समग्र पूर्ति रेखा यानी उसकी आय जो है वो कम है, और एक बिंदु आता है ई बिंदु, मान लीजिएगा ई बिंदु के ऊपर उसकी समग्र आय जो है वो उसके उपभोग के बराबर हो जाती है, समग्र आय उसके उपभोग के बराबर हो जाती है। इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, समविच्छेद बिंदु, समस्थिति बिंदु, दो तीन नामों से इसको जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, समविच्छेद बिंदु, या इसको लाभ अलाभ बिंदु भी कहते हैं। लाभ अलाभ बिंदु भी कहते हैं। ठीक है बेटा। देखिए क्यू बिंदु आपका जो है, क्यू का मतलब ये आपका यहां पे आय का स्तर जो क्यू है, ई बिंदु की बात कर लो मैं, ई बिंदु से लेफ्ट में हम जाते हैं तो वहां पे उपभोग व्यय जो है वो आय से ज्यादा है, उपभोग व्यय आय से अधिक है। कहने का मतलब C इज ग्रेटर देन Y है।
उपभोग ज़्यादा है, आय कम है। इसको उधार की स्थिति कहते हैं। ये ऋणात्मक बचते हैं। उधार की स्थिति क्यों कहेंगे? कि आय तो कम है, उपभोग ज़्यादा कर रहा है, तो उधार लेके काम चलाएगा ना। उधार की स्थिति या ऋणात्मक बचते हैं। और यहाँ पे समस्थिति बिंदु है, समविच्छेद बिंदु है, लाभ अलाभ बिंदु है। कहने का मतलब जितना आदमी कमा रहा है ना, उतना का उतना खर्च कर रहा है। उसके बाद में अगर इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका y ऊपर चला जाता है और c नीचे आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे c इज लेस देन y है। यहाँ पे आपकी बचतें जो होंगी वो धनात्मक होंगी। बचतें कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। बचतें आपकी धनात्मक होती हैं। यानी एक कहने का मतलब एक आय के विशेष स्तर के बाद में लोग जो है बचतें ज़्यादा करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं उपभोग की प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति का मतलब है उपभोग और आय में पाए जाने वाला अनुपात। उपभोग और आय में पाए जाने वाला अनुपात, इसकी प्रवृत्ति के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखेंगे। एक डेफिनेशन है डिलर्ड की, इकोनॉमिस्ट हुए हैं डिलर्ड। इनकी डेफिनेशन है, इसने लिखा है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उसके बारे में देखेंगे। उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, ये किसने कहा? डिलर्ड ने कहा। दो प्रकार की उपभोग प्रवृत्तियों के बारे में हम यहाँ पे करेंगे। एक तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। कौन कौन सी? औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम लिखते हैं एपीसी से, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और एक होगी हमारी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। अब औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें हम औसत उपभोग प्रवृत्ति की। औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है, ये कह सकते हैं कि समग्र उपभोग और समग्र आय के अनुपात को, समग्र उपभोग और समग्र आय के अनुपात को हम एपीसी कहते हैं। कहने का मतलब एपीसी बराबर सी बटा वाई। टोटल जो कंजम्पशन है उसका और टोटल जो इनकम है उसका जो अनुपात है वो कहलाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति, और इसकी परिभाषा कुरिहारा ने दी है। थोड़ा डिटेल, मैंने कहा था आपको डीप में जाएंगे, कुछ एक याद भी करनी पड़ेगी। कुरिहारा ने कहा था कि एपीसी जो है उपभोग व्यय मिलती जुलती है, उपभोग व्यय और आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात है। बात यही कही है, किसी भी विशेष स्तर का अनुपात है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इससे संबंधित आपका न्यूमेरिकल मान लीजिए आ जाएगा कि इस तरह से आ गया कि आय आपकी दे रखी है और उपभोग आपका दे रखा है, वाई का मान दे रखा है और उपभोग
सी का मान दे रखा है। मान लीजिए आपकी आय है 100 करोड़ और मान लीजिए 200 करोड़। 100 करोड़ पे आपका उपभोग है 80 करोड़ और ये मान लीजिए 120 करोड़ है। तो यहाँ पे अगर एपीसी का मान निकालें तो एपीसी हमने कहा था सी बटा वाई, एपीसी बराबर सी बटा वाई। तो सी का मान कितना है 80 बटा 100 और 80 में 100 का भाग दिया 0.8 आ गया। यहाँ पे 180 बटा 200 तो ये आ गया 0.6 आ गया। ये आपका सी बटा वाई है। और देखिएगा जब आप देखेंगे एक आधा और देखेंगे, जस्ट मिनट। अगला देखेंगे हम एमपीसी। क्या देखेंगे? एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या देखेंगे बेटा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब ये है कि आय में इकाई परिवर्तन होने पर, आय में इकाई परिवर्तन होने पर आपके उपभोग में जितना फर्क पड़ता है, उपभोग में जितनी वृद्धि होती है या कमी होती है, तो इन दोनों का जो अनुपात है ना, उसको कहते हैं हम उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या एमपीसी। क्या कहते हैं? एमपीसी। कहने का मतलब एमपीसी बराबर पहले नीचे वाला कि आय में इकाई परिवर्तन हो, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई, डेल्टा सी मतलब चेंज इन सी। ये आय में परिवर्तन है, ये उपभोग में परिवर्तन है। तो ये आपका फॉर्मूला है इसका कि आय में इकाई परिवर्तन होने पर आपके उपभोग में जितना फर्क पड़ता है या उपभोग में जितना परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। एमपीसी क्या है? उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। अनुपात की दोनों परिभाषाएं, एपीसी और एमपीसी की परिभाषाएं जो हैं, ये जो सिंपल परिभाषा बोल रहा हूँ, ये कुरिहारा की परिभाषाएं हैं। प्रोफेसर कुरिहारा ने कहा कि एमपीसी आपकी जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, वो है इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। तो एमपीसी जो है वो डेल्टा सी और डेल्टा वाई का अनुपात है। ये आपका। अब इसमें एक आध जो है इसको हम न्यूमेरिकल से अगर करके देखें तो मान लीजिए उसी सवाल को हम लेके चलें, आय और यहाँ पे हम ये वाई हो गया आपका, एक आय में परिवर्तन का देख लेंगे, यहाँ पे डेल्टा वाई का निकाल लेंगे हम, अपने आप देख लेंगे। आपका उपभोग जो है वो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम डेल्टा सी का मान देखेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे एमपीसी। मान लीजिए आय आपकी 100 से स्टार्ट होती है और बढ़ती जाती है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, 100, 200, 300। और आपका उपभोग जो है वो मान लीजिए इस समय 80 था, इस समय 120 था, इस समय 150 हो जाता है। आय में कितनी वृद्धि हुई? यहाँ तो वही है। यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई? 100 की। यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई? 100 की। डेल्टा सी, यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। यहाँ कितने का चेंज हुआ बेटा? 40 का। यहाँ पे कितने का चेंज हुआ? 30 का। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसको एमपीसी को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एमपीसी बराबर क्या होता है? डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। 40 बटा 100 कितना होगा? 0.4। 30 बटा 100 0.3। कहने का मतलब सामान्य परिस्थितियों में जो है आपका एमपीसी जो है वो लगातार घटता जाता है। एमपीसी लगातार घटता जाता है। आज मेरी लोकेशन से आपको पता लग रहा होगा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और फ़िलहाल मुझे कहीं बाहर जाना है, इसलिए आज जो है काफ़ी पहले मैंने क्लास रिकॉर्ड की है। 3:36 हुए हैं अभी। आपकी क्लास जब तक आएगी काफ़ी
हो सकता है लेट हो जाए और मुझे जाना है। कल एक लंबी क्लास जो है वो रिकॉर्ड करेंगे हम, है ना। अब जो है उसमें काफ़ी सारा बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, उनके बारे में आगे चलेंगे। मिलते हैं कल। बाय।